एक नाम जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेके ग्लोबल टेररिज्म तक हर जगह सुनाई देता है, दाऊद इब्राहिम। तो आज हम इसी नाम के पीछे छिपी पूरी कहानी को जानेंगे, परत दर परत। ये नंबर देखिए, $2.5 करोड़, मतलब 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो इनाम है जो अमेरिका ने इसके सिर पे रखा है। मतलब साफ है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा जुर्म और आतंक की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह कैसे बन गया। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1955 से। मुंबई पुलिस में एक ईमानदार हेड कांस्टेबल थे, इब्राहिम कास्कर। उनके घर दाऊद का जन्म हुआ। अब सोचिए, एक पुलिस वाले का घर, ऐसे परिवार से कोई इतना बड़ा अपराधी बनेगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और कहते हैं ना, किस्मत का खेल। इसके जन्म से पहले ही निराले शाह बाबा नाम के एक फकीर ने एक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने इसके माँ बाप से कहा कि तुम्हारा दूसरा बेटा बहुत ज्यादा मशहूर होगा, खूब पैसा कमाएगा। शायद इसी उम्मीद में पिता ने उसे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन भी दिलवाया। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1966। उसके पिता को पुलिस फोर्स से सस्पेंड कर दिया गया। बस इसके बाद तो पूरा परिवार एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया। हालत इतनी खराब हो गई कि घर में कई कई दिन चूल्हा तक नहीं जलता था। और इसी गरीबी, इसी मजबूरी ने दाऊद को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपनी पहली चोरी को अंजाम दिया। कह सकते हैं कि ये जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम था, और शायद सबसे अहम कदम भी। अब एक बार जब उसने जुर्म की राह पकड़ ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटी मोटी चोरियों से शुरू करके वो बहुत तेजी से मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाने लगा। और उसका तरीका सिर्फ एक, बेरहमी। देखिए, उस दौर में मुंबई पर हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे पुराने मंझे हुए डॉन्स का कब्जा था। उनका राज चलता था। और तभी सिर्फ 19 साल का एक लड़का एक नया तूफान बनकर उठता है और इन बड़ी बड़ी ताकतों को सीधे सीधे चैलेंज कर देता है। उसका प्लान बिल्कुल साफ था, पावर हासिल करनी थी, किसी भी कीमत पर। सबसे पहले उसने अपने ही पहले बॉस बासु दादा को रास्ते से हटाया। फिर उसने उस वक्त की सबसे ताकतवर पठान गैंग से सीधा पंगा ले लिया और इसी के साथ खड़ी की अपनी डी कंपनी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने उसे गैंगस्टर से एक खूंखार शिकारी बना दिया। ये था साल 1981, जब पठान गैंग ने उसके बड़े भाई शब्बीर कास्कर का मर्डर कर दिया। बस यहीं से ये गैंग वॉर दाऊद के लिए एक पर्सनल जंग बन गई, एक खूनी बदला। इसके बाद उसने चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया किया, जिसमें करीम लाला का भाई और भतीजा तक शामिल थे। और इसी खून खराबे और बदले की आग पर बनी थी डी कंपनी। ये अब सिर्फ मुंबई की गलियों का कोई छोटा मोटा गैंग नहीं रह गया था। ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। इनका काम था स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और फिर आतंकवाद। अब दाऊद का दबदबा सिर्फ जुर्म की दुनिया तक ही नहीं रुका। उसकी काली परछाई मुंबई के दो सबसे ग्लैमरस पिलर्स, क्रिकेट और बॉलीवुड, पर भी पड़ने लगी थी। उसका एम्पायर किसी एक बिजनेस पर नहीं, बल्कि कई पिलर्स पर खड़ा था। स्मगलिंग से लेकर हफ्ता वसूली, बॉलीवुड में पैसा लगाने से लेकर क्रिकेट में मैच फिक्सिंग तक। इन सारे काले धंधों से उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने पूरी मुंबई को मानो अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उसकी हिम्मत तो देखिए, साल 1986 में शारजा में एक मैच के दौरान वो सीधा इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया। वहां उसने प्लेयर्स को मैच जीतने पर गाड़ियां देने का लालच दिया। लेकिन टीम के कप्तान कपिल देव ने उसे दो टूक कहा, ये कौन है, इसे अभी बाहर निकालो, और उसे वहां से भगा दिया। और बॉलीवुड पर तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो फिल्मों को फाइनेंस करता था, बड़े बड़े स्टार से हफ्ता लेता था, और तो और उसका नाम उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ भी जुड़ा। मतलब डर और ग्लैमर दोनों पर उसका कंट्रोल था। तो 80 का दशक खत्म होते होते दाऊद मुंबई का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन अब वो जुर्म की दुनिया से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर जाने वाला था जहां से वापसी का कोई भी दरवाजा खुला नहीं था। जब मुंबई पुलिस का दबाव बढ़ा तो 1986 में वो देश छोड़कर दुबई भाग गया। फिर 1992 में मुंबई के जे हॉस्पिटल में एक शूटआउट हुआ, जिसने उसके सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा राजन से उसकी दुश्मनी करा दी। और इसी बीच दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। बस इसी घटना को बहाना बनाकर उसने भारत को सबसे गहरा जख्म देने की साजिश रची। तारीख थी 12 मार्च 1993। मुंबई शहर एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठा। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई।
ये हमला, ये कोई गैंग वॉर नहीं थी, ये एक आतंकी साजिश थी जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। और इसी एक दिन ने दाऊद इब्राहिम को एक अंडरवर्ल्ड डॉन से ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया। इसके बाद वो दुबई से भी भागा और सीधा पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया। तो आज की तारीख में दाऊद एक इंटरनेशनल भगोड़ा है जो सालों से पाकिस्तान में छिपा बैठा है और वहीं से अपना पूरा ग्लोबल क्राइम नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उसे एक ग्लोबल टेररिस्ट मानती हैं। एक ऐसा खतरा जो किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। उसका ये नेटवर्क छोटा मोटा नहीं है, 15 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। धंधा क्या है? ड्रग्स, हथियार, टेरर फंडिंग। अलकायदा और बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से भी उसके लिंक हैं। और उसकी नेटवर्क का अंदाजा है करीब $6.7 बिलियन। और ये मत सोचिए कि भारत से भागने के बाद उसका आतंक खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। उसकी डी कंपनी का हाथ 26/11 के मुंबई हमलों में भी सामने आया। आज भी क्रिकेट की दुनिया में सट्टेबाजी से लेकर बॉलीवुड तक उसकी पकड़ महसूस की जाती है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, दशकों से जो शख्स एक दूसरे देश के हिफाजत में छिपा बैठा है, जिसने अनगिनत जानें ली, क्या वो कभी कानून के सामने लाया जाएगा? क्या उसे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।